वेलकम टू मैथ्स विथ ट्रेवलॉजी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ ट्रेवलॉजी में। कक्षा 8 पाठ है आपका दूसरा और नाम है सूक्ष्म जीव के बारे में है। सूक्ष्म जीव आपके मित्र एवं शत्रु कैसे हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। पहले प्रश्न में कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो लिखना है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। फिर लिखा है कि नील हरित शैवाल वायु से किसका, तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि और स्थिरीकरण करने के अलावा जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है कि एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है और हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। यहाँ तक लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है। आगे जो सवाल आएंगे उसमें तो ईस्ट का निम्न में से उत्पादन होता है तो किस में होता है, एल्कोहल में होता है। ठीक है, एल्कोहल के में ईस्ट का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना। और मलेरिया परजीवी वाहक है किसका, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका परजीवी वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो घरेलू मक्खी, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है किसके कारण फूलती है, तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ईस्ट कोशिकाएं वृद्धि कर लेती है। और चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रक्रम है, तो वो है किण्वन। का प्रश्न है कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को आपको मिलाना है। तो सबसे पहला है कि कॉलम फर्स्ट में दे रखा है जीवाणु, तो जीवाणु को किससे मिलाएंगे आप, हेजा का कारक। जीवाणु कौन सा है, हेजा का कारक। फिर है राइजोबियम, राइजोबियम है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। फिर है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस है दही का जमना। ठीक है, दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यीस्ट, यीस्ट को करते हैं ब्रेड की पैकिंग में होता है। और प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के सामने लगाएंगे मलेरिया का वाहक। फिर है एक प्रतिजैविक उत्पादित करना है। फिर ये AIOS ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ये किसी का नहीं है। चौथा है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं ना। तो अपने से पूछा गया तो सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, तो वर्ग लिखने हैं आपको। तो पहला लिखेंगे जीवाणु, फिर कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शैवाल जो है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनके अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में इनको सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब विषाणु को अलग से काउंट करते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर इसको काउंट करते हैं क्योंकि ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना था। ये है राइजोबियम, जो क्या होता है कि अपने जो दाल होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो उसमें आपको लिखना है कि यह पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ये पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शियों की मात्रा बढ़ाने में और नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट और इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं इससे। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता की जो वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैसे मैंने आपको बताया दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस होता है जो अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है ना। और उससे पनीर वगैरह और अचार बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। अचार का उत्पादन भी इसी प्रकार से किया जाता है, सूजी वगैरह बनाने में। तो इन प्रकार के आप ये सारी चीज़ें इसमें देख के लिख लेंगे। ठीक है। 8वां सवाल है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की जो वस्तुएं होती है उनको प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की में वायु, जल, भोजन एवं कायिक संपर्क यानी जो संपर्क में आ जाओगे उससे फैलते हैं, इसे संचरण रोग भी होते हैं। ठीक है। 9वां सवाल है आपका कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल
जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रामाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है ना, एंटीबायोटिक है ये। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उस दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए, ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे ना, तब आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो आप अपने पर उन पर जो लोगे ना, जो गोली लोगे, तो फिर वो प्रभावी नहीं होगी, यानी कि वो उसका प्रभाव नहीं दिखाएगी। इसलिए हमें इनका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 बार वीडियो को देख लेने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के उत्साह के साथ और नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।